गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे हमने कल आधे 50% लेसन किया था राज्य, राजा और उसके जो मालिक प्रजागण, एक लोकतांत्रिक जो गण है, गणराज्य। ठीक है, हमने आपको उसको कल की कृषि के बारे में बताया था, मेन पॉइंट बताया। फिर आगे है इसी में, अब हम आगे इसी का लेसन को पूरा करने जा रहे हैं। जैसे मानचित्र, अब सूक्ष्म निरीक्षण करना है, छोटे रूप से उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। भी कैसे वो लेसन कहने का मतलब वो जो राजा अपने राज्य पर किस प्रकार से मानचित्र 4 में, जैसे मानचित्र 4 है ये, मगध राज्य को ढूंढिए। लगभग 200 सालों के अंदर ही मगध सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण जनपदों में से एक बन गया था। गंगा और सोन नदियाँ मगध में से गुजरती थी। ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध के एक बहुत बड़े भाग में जंगल फैले हुए थे। इनमें रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और सेना के काम में लगा दिया जाता था। केवल इतना ही नहीं, इन जंगलों से गाड़ियाँ, घर तथा रथ बनाने के लिए अच्छी लकड़ी भी प्राप्त होती थी। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की भी अनेक खदानें थी। ये खदानें मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। मगध के दो शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए उन्होंने हर संभव साधनों को अपनाया। मगध का एक और महत्वपूर्ण शासक था महापद्मनंद। उन्होंने अपने जनपद को भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों तक फैला लिया था। बिहार में स्थित राजगृह लंबे समय तक मगध की राजधानी बनी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। फिर 2300 वर्षों से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का शासक सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन वह इसमें पूरी तरह सफल न उसका। फिर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पर पहुंच गया। लेकिन जब उसने मगध पर आक्रमण करना चाहा तो उसको सैनिकों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारतीय शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन राजाओं की सेनाओं और ऋग्वेद में वर्णित सेनाओं के बीच आपको क्या अंतर दिखता है, आपको बताया। वज्जी एक संघ है। जैसे आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि अब तक मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके समय पे एक वज्जी नामक एक और क्या था, राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ भी शासन व्यवस्था बहुत ही अलग तरह की थी, जिसे गण या संघ कहा जाता है। अब इसमें मैंने एक छोटे रूप में बता रखा है। गण शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए होता था जिसमें अनेक सदस्य होते थे, संघ अथवा संगठन। तो फिर आगे दे दिया, प्रत्येक गण या संघ में अनेक राजा होते थे। कभी कभी गण के सभी लोग एक साथ शासन करते थे। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं का आयोजन कर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए ये निर्णय लेते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। शत्रुओं के हमलों से निपटारे के लिए वे मिलकर सभाएं बुलाते और चर्चा करते थे। स्त्रियां, दासों और कामगारों को भी इन सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। जैसे जो ना तो औरतों को था, ना नौकरों को था, और जो काम करने वाले थे ना उनको, सिर्फ जो अक्षत्रिय थे उनको ही इसमें भाग लेने का वो दे रखा था। फिर बुद्ध तथा महावीर दोनों का संबंध गण या संघ से था। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। बहुत से शक्तिशाली राजाओं ने इन संघों को जीतने के अनेक प्रयास किए, लेकिन फिर भी उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक जैसे चलता रहा। बाद में गुप्त शासकों ने गण और संघों को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब बच्चों, इसमें हमने छोटे रूप से दे रखा है, आपको दिख भी रहा है। वज्जी संघ का संक्षिप्त वर्णन दीर्घ निकाय से संग्रहित है। दीर्घ निकाय
क्या है नामक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए अनेक व्याख्यान हैं, जिनमें लगभग 2300 साल पहले लिखित रूप में दिए गए थे। अब अजातशत्रु किसका? बिंबिसार का लड़का, जिसने बिंबिसार को मारकर वो गद्दी पे बैठा। फिर इसका पुत्र हुआ था उदयन ने भी अजातशत्रु को मारकर गद्दी हासिल की थी। अजातशत्रु वज्जी संघ पर हमला करना चाहता था। उसने अपने एक मंत्री वत्सकार को महात्मा बुद्ध के पास इस विषय में सलाह लेने के लिए भेजा। महात्मा बुद्ध ने मंत्री वत्सकार से पूछा कि क्या वज्जियों की सभाएं नियमित रूप से होती हैं और क्या उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें यह पता चला कि ऐसा ही होता है कि तो उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे निम्न कार्य करते रहेंगे, जैसे परस्पर मिलकर काम करते रहेंगे, ठीक है, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, सभी नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी संघ के लोग महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंदी नहीं बनाएंगे। फिर है शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न धर्मों के संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, ठीक है, और दबाकर लाइक कीजिए। और जितने भी आपके व्हाट्सएप और जितने भी आपके ग्रुप हैं, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, आप उसमें शेयर कीजिए ताकि आपको हमारी जो आगे आने वाले भविष्य में जो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू।